देखिए आज 1 तारीख है, आज जो है वो 1 अगस्त है। ठीक है, 1 अगस्त 2025। ठीक है, और यहाँ से हम लोग एक नया सीरीज चालू करेंगे। ठीक है, नया सीरीज जो है वो स्टार्ट करेंगे। इस सीरीज में होगा क्या, तो कल भी आपको समझा दिया गया था। इस सीरीज में जो है हम लोग पर डे यानी प्रतिदिन प्रत्येक सब्जेक्ट से, ठीक है ना, प्रत्येक विषय से प्रतिदिन 5 जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो हम लोग, और जितने भी आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो सभी हम लोग 5-5 क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। यानी आपका 80 दिन का सीरीज होगा। कितना दिन का? 80 दिन का जो है आपका सीरीज होगा, 80 दिन। अब ये 80 में हम लोग 5 से गुना करेंगे तो ये आपका 400 क्वेश्चन होगा। कितना? 400 क्वेश्चन। ठीक है, जैसे 20 क्वेश्चन हो जाएगा एक सब्जेक्ट से, उसके बाद से आपका टेस्ट होगा। ठीक है, टेस्ट का मोड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग 1 अगस्त 1 अगस्त पार्ट 1 पार्ट 1 का हम लोग प्रारंभ करते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे इतिहास से। ठीक है, इतिहास से संबंधित हम लोग 5 क्वेश्चन पहले देखेंगे, फिर उसके बाद से अदर सब्जेक्ट पे चलेंगे। तो इतिहास से सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर क्या था? कौन था या फिर कौन है? ठीक है, तो सभ्यता कौन सा कर रहा है? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में बहुत से जो प्रमुख नगर थे, ठीक है ना, जैसे में एक खुद हड़प्पा हो जाएगा, उसके बाद से मोहनजोदड़ो हो जाएगा, लोथल था, धौलावीरा। ठीक है, तो ऐसे बहुत से नगर है, लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो मोहनजोदड़ो था। कौन था? मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट आंसर है। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो मोहनजोदड़ो है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है? अच्छा, आपको हम अभी क्या बताएं, तो हड़प्पा सभ्यता को, एक चीज समझिए कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो यहाँ से अभी एक क्वेश्चन हम लोग देखें कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो अभी हम लोग पढ़े मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदड़ो। तो ये जो मोहनजोदड़ो है वह किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। याद रहेगा कि मोहनजोदड़ो जब किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जब सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? सिंधी भाषा का शब्द है। और इसका जो अर्थ होता है, याद रखिएगा, मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप जो है वो विशेष ध्यान रखिएगा। सबसे पहले है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। तीसरा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था? तो ये जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर था मोहनजोदड़ो, वह किस नदी के किनारे बसा था? तो याद रखिएगा सिंधु नदी के किनारे बसा था। किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे जो है मोहनजोदड़ो बसा हुआ था। तो इससे 3 पॉइंट हो गया। वैसे 4 क्वेश्चन हम लोग देख लिए मोहनजोदड़ो से।
जोधपुर से संबंधित हम लोग 4 क्वेश्चन देख लिए। सबसे पहले आपको बताएं कि सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा नगर है, किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का शब्द है। अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। उसके बाद से किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, अगर कोई पूछे कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था, तो 1922 में। ठीक है, इसका उत्खनन किसने किया था, तो याद रखिएगा राखल दास बनर्जी। किसने, राखल दास बनर्जी। ठीक है, तो ये आपका 6 पॉइंट जो है वह आज के हम लोग क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन। ठीक है ना, मोहनजोदड़ो का उत्खनन मतलब तो इसकी खुदाई, यानी जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया तो फिर जो है वो मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है किसने किया, तो आर डी बनर्जी। किसने किया, आर डी बनर्जी। इनका पूरा नाम था आर से राखल, क्या नाम था, राखल, डी से दास, राखल दास बनर्जी। क्या नाम था, राखल दास बनर्जी था। ठीक है, तो याद रखिएगा 4 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 नंबर पॉइंट में देखते हैं हम लोग, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे, तो 1922 में। कब मिले थे, 1922 में। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पूरा इतिहास का जो 5 क्वेश्चन था उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। इतिहास में हम लोग क्या क्या पढ़े, तो सबसे पहला पॉइंट पढ़े, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो मोहनजोदड़ो। कौन है, मोहनजोदड़ो। दूसरा पढ़े कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का शब्द है। उसके बाद से किस नदी के किनारे है, तो आप कहिएगा सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के, सिंधु नदी के किनारे है। उसके बाद से अगला पॉइंट याद रखिएगा, इसकी उत्खनन किसने कराया था, तो उत्खनन किसने किया था, तो आर डी बनर्जी, आर डी बनर्जी। कब किए थे उत्खनन, कब, तो 1922 में। ठीक है, एक और पॉइंट याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। आपको इतना जो है पॉइंट याद रखना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इतिहास को खत्म करते हैं, अब अगला सब्जेक्ट पे आते हैं। अब जो हम लोग हिंदी सब्जेक्ट से, ठीक है ना, हिंदी विषय से, हिंदी विषय से 5 क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। हिंदी विषय का पहला क्वेश्चन, बातचीत के माध्यम से, यानी ये बातचीत क्या है, तो बातचीत जो है वह हिंदी विषय का पहला चैप्टर है। ठीक है ना, तो बातचीत पाठ के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत पाठ के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, यानी मनुष्य को बातचीत कैसी करनी चाहिए। ठीक है, बातचीत की शैली बताते हैं, बातचीत की शैली, यानी मनुष्य की बातचीत करने का तरीका क्या है, उसे कैसी बातचीत करना चाहिए, इसी चीज को जो बालकृष्ण भट्ट लेखक जो है बतलाना चाहते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, यानी जो बातचीत पाठ है इसका जो निबंधकार है वो कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। कौन है, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, ये जो बातचीत है ना, पाठ की कौन सी विद्या है, तो ललित निबंध है। कौन सी विद्या है, ललित निबंध। ठीक है, तो ललित निबंध याद रखिएगा, और इसका जो लेखक है वो कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है, तो ये जो बालकृष्ण भट्ट जो थे वो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। किस युग के, भारतेंदु युग के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इसमें 3 क्वेश्चन देखें। सबसे पहला क्वेश्चन, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। उसके बाद से अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखें, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तुमने क्या देखिए, बालकृष्ण भट्ट। कौन, बालकृष्ण भट्ट।
उसके बाद से हम लोग देखें तीसरा क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट जो वह किस युग के निबंधकार थे? तो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। तो ये 3 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। चौथा क्वेश्चन है बातचीत, ठीक है ना, बातचीत तो फिर बालकृष्ण भट्ट की रचना, अच्छा बालकृष्ण भट्ट की रचना का नाम क्या था? तो बातचीत। क्या नाम था? बातचीत। तो बातचीत क्या है? तो अभी हम आपको बताएं ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। इसका लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्लियर। नाटक के प्रारंभ में, यानी देखिए कि जब नाटक शुरुआत होता है तो होता है ना कि कोई स्वागत गीत के लिए कुछ लड़कियां होती है या फिर कोई बड़े बड़े नेता आते तो उनके स्वागत किया जाता है। ठीक है, तो वहीं कह रहे कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखें नांदी पाठ। क्या कहते हैं? नांदी पाठ। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हिंदी का 5 क्वेश्चन जब कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसमें से हम लोग पांचों क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली। ऑप्शन नंबर ए। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद से बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। किस युग के? भारतेंदु युग के। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो एक ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नाटक के जो शुरुआत में होने वाले मंगल पाठ को हम लोग नांदी पाठ कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हिंदी का जो 5 क्वेश्चन हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं भूगोल यानी ज्योग्राफी का जो 5 क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं अब आगे। यानी भूगोल विषय का जो है वो, भूगोल विषय के 5 जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं भूगोल का। कह कि जनसंख्या वृद्धि, ठीक है ना। देखिए जनसंख्या वृद्धि कहने का मतलब है कि उसमें परिवर्तन। ठीक है, यानी जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या परिवर्तन के घटक, ठीक है ना। यानी घटक मतलब हम लोग कारण भी समझ सकते हैं, कारण या कारक। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन के घटक या कारण कारक कौन नहीं है? तो ये जनसंख्या परिवर्तन किसे कहते हैं? पहले इसको देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं किसी क्षेत्र की जनसंख्या अभी 500 है। कितनी है? 500 है। ठीक है, अब अचानक इसकी जनसंख्या घटकर 499 हो जाए, या फिर बढ़कर 501 हो जाए, या 502 हो जाए, चाहे इसको घटकर 498 हो जाए, 450 हो जाए। ठीक है, तो ये जो जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है ना, उसी को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या में परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो ये जनसंख्या वृद्धि के घटक यानी जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है वह किसके कारण से नहीं होता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है ना, घटक नहीं है यानी किसके कारण से जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए जैसे किसी क्षेत्र की जनसंख्या अगर 200 है, कितनी है? 200 है, और सबसे पहले ऑप्शन में क्या दे रहा है? जन्म। तो अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र की जनसंख्या 200 है और किसी एक का जन्म हो जाता है, एक का जन्म हो जाता है, तो 200 था पहले से और एक का जन्म हो जाएगा, तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 201। यानी जन्म किसी का होगा तो जनसंख्या में परिवर्तन आ जा रहा है, यानी बदलाव आ जा रहा है। देखिए 200 था, एक जन्म हुआ तो परिवर्तन हो गया, तो ये जनसंख्या का परिवर्तन के घटक है। ठीक है, उसके बाद से अगला है मृत्यु। अब किसी क्षेत्र की जनसंख्या 200 है, किसी की मृत्यु हो जा रहा है, तो फिर घट के कितना हो जाएगा? 199 हो जाएगा। तो ये भी जनसंख्या के जो है वो परिवर्तन के घटक में शामिल है मृत्यु, यानी ये भी जो है वो जनसंख्या के परिवर्तन है। देखिए जनसंख्या बदल गया मृत्यु से। अब तीसरा है प्रवास। क्या है? प्रवास। तो प्रवास का अर्थ होता है, पहले प्रवास का अर्थ देख लीजिएगा। प्रवास हम लोग कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। जैसे मान लेते हैं कि अभी किसी क्षेत्र की जनसंख्या 200 है और यहाँ से कोई घूमने फिरने के लिए फिर हमेशा के लिए चला गया यहाँ से रहने के लिए, दूसरी जगह रहने के लिए। तो फिर 200 था, कोई चले गया दूसरी जगह रहने के लिए, तो फिर इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 199। तो प्रवास से भी जनसंख्या का परिवर्तन हुआ, लेकिन आवास से जो है ना वो कोई जनसंख्या का परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें हम ऐसे भी समझ सकते हैं
जनसंख्या के वृद्धि घटक 3 होते हैं, जन्म होते हैं, मृत्यु और प्रवास। इसके अलावा जो आपको ऑप्शन में दिखेगा वो जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कौन सी है? यानी जब 2001 में लोगों को गिना गया था, जनगणना हुआ था, तो भारत की जनसंख्या कितनी थी? भारत की जनसंख्या, तो याद रखिए कि 2001 में जब लोगों को गिना गया था तो भारत की जनसंख्या 102.8 करोड़ है। ठीक है। वहीं जब जनगणना 2011 में हुआ तो उस समय जनसंख्या थी 121 करोड़। कितने? 121 करोड़। इसको याद रखिएगा, 2011 के अनुसार 121 करोड़ और 2001 के अनुसार 102.8 करोड़। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार, तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 102.8 करोड़। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना, अभी बताए 2001 के अनुसार पूछेगा तो 102.8 करोड़। अगर 2011 के अनुसार पूछेगा तो 121 करोड़। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व। देखिए यही अंतर है, एक चीज समझिए जनसंख्या और एक चीज समझिए आप जो है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, दोनों में अंतर आप पहले समझ लीजिए। जनसंख्या कहने का अर्थ होता है किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या, यानी उसमें जितने भी लोग रहते हैं वो सभी जो है वो जनसंख्या कहलाता है। और जनसंख्या क्या कहलाता है? तो किसी क्षेत्र की 1 किलोमीटर में, ठीक है ना, 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? घनत्व कहने का मतलब 1 ही किलोमीटर का पूछ रहा है। अगर सिर्फ जनसंख्या पूछता, सिर्फ जनसंख्या, तब आप कहते 121 करोड़। लेकिन एक जनसंख्या घनत्व यानी 1 किलोमीटर का पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 382 व्यक्ति। कितना हो जाएगा? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 382 जो लोग हैं वह 1 किलोमीटर में रहते हैं। विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो किस देश की सर्वाधिक है? तो चीन का है। हम लोग अभी चीन ही याद रखेंगे क्योंकि किताब में कोई फिर अपडेट आएगा तो देखा जाएगा, क्योंकि अभी वर्तमान के हिसाब से देखा जाए तो भले ही भारत की जनसंख्या अधिक है लेकिन किताब में अभी इसका कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, तो ये आपका भूगोल विषय का 5 क्वेश्चन, टोटल हम लोग 15 क्वेश्चन देख लिए। इसको एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले था जनसंख्या वृद्धि के घटक कौन नहीं है? तो आवास नहीं है। ठीक है ना, आवास जो है वो जनसंख्या वृद्धि के घटक नहीं है। सन 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 102.8। अगर 2011 के अनुसार पूछता, 2011 के अनुसार, तो 121 करोड़ हो जाता। ठीक है, उसके बाद से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 100, इसमें जो है ना ऑप्शन जो है वो ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो आप इसको 121 करोड़ जो आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 121 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो चीन की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है। चलिए अभी जो हम लोग भूगोल के बाद अब हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो याद रखिएगा कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान जो है भारत का है। किसका है? भारत का है। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत देश का है। इसमें अगर बात किया जाए भारत देश की संविधान में, तो
448 जो है वो अनुच्छेद है। कितने? 448 अनुच्छेद या धारा कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें 12 अनुसूची है। कितने? 12 अनुसूची है। और उसके बाद से 25 जो है वो भाग है, भाग या अध्याय है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा एक कॉपी में कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है। भारत जो देश की जो सबसे लंबा संविधान है, इसमें कुल कितने अनुच्छेद है वर्तमान में? तो 448। अनुसूची कितने हैं? 12। भाग कितने हैं? 25, ठीक है। तो ये सब आप नोट कर लीजिएगा। तो बताइए एक नंबर के आंसर क्या हो जाएगा? तो एक नंबर के आंसर जो ऑप्शन नंबर डी जो है भारत, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा। उसके बाद से 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो अभी हम आपको बताए कितने? 448, यानी 2021 तक, 2021 तक हम लोग डाटा देख रहे हैं कि 448, ठीक है। तो 2 नंबर याद है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो कुल जो है 448 अनुच्छेद है। अगर अनुसूची पूछेगा, अनुसूची कितने हैं? तो 12। भाग कितने हैं? तो 25। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो सबसे लंबा जो लिखित संविधान जो भारत का है। किसका है? भारत का है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? तो 12। कितने? 12। अगर भाग की बात करते हैं कितने भाग है, तो आप क्या कहते हैं? 25 जो है वो भाग है। कितने? 25 भाग है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भागों में? अब भाग कहेगा या फिर आपका यहाँ से अध्याय, क्या कह सकता है? अध्याय। तो कितने अध्यायों में? तो 25। अनुसूची अगर कहता, अनुसूची, तो अनुसूची याद रखिएगा 12। अनुच्छेद कहता, तब आप याद रखते 448। सबसे लंबा संविधान किस देश का है? तो भारत देश का। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? अच्छा, मूल कहने का मतलब है कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं ओरिजिनल, ठीक है ना। ओरिजिनल की बात करेगा तो उस समय 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। तो मूल संविधान में कितना अनुच्छेद थे? 395, लेकिन बढ़कर अभी वर्तमान में कितना हो गया? 448। तो ये आपका पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन रहा। अभी हम लोग संस्कृत विषय के, संस्कृत विषय के 5 क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 1 में, ठीक है। और फिर बाकी जो है हम लोग कल देखेंगे 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है तपोवने ब्रह्मचारी, ठीक है। ये तपोवने ब्रह्मचारी आपके किताब का पहला यानी फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो तपोवने ब्रह्मचारी पाठ कुतः संकलितः अस्ति, यानी इसका हिंदी हुआ कि तपो तपोवने ब्रह्मचारी पाठ कहाँ से लिया गया है? तपोवने ब्रह्मचारी पाठ कहाँ से लिया गया? तो याद रखिएगा स्वप्न वासव दत्तम से। कहाँ से? स्वप्न वासव दत्तम, ठीक है ना। तो स्वप्न वासव दत्तम से जो है पहला चैप्टर तपोवने ब्रह्मचारी लिया गया है। इस पाठ का जो लेखक है वो कौन है? तो भास है। कौन है? भास, ठीक है, याद रखिएगा। तपोवन ब्रह्मचारी पाठ के लेखक कौन है? भास। तपोवन ब्रह्मचारी पाठ कहाँ से संकलित है? तो स्वप्न वासव दत्तम से संकलित है। उसके बाद से आगे करें कि स्वप्न वासव दत्ताया रचनाकार क अस्ति, यानी स्वप्न वासव दत्ता का जो रचनाकार है यानी लेखक है वो कौन है? तो इसका भी लेखक जो है भास ही है, ठीक है। ये सब नाटक है। क्या है? नाटक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें 2 क्वेश्चन हम लोग देखिए। सबसे पहले तपोवने ब्रह्मचारी पाठ जो है वह कहाँ से संकलित है? तो स्वप्न
स्वप्न वासव दत्त से संकलित है। ठीक है, उसके बाद इसका लेखक कौन है? तो भास है। कौन है? भास है। तपोवन ब्रह्मचारी पाठ के लेखक कौन है? इसका भी लेखक भास है। एक नाटक के काफी प्रसिद्ध जो है वह रचनाकार थे। 13 को इनका नाटक प्राप्त होता है भास का। आगे देखिए, वासव दत्ता का आसित, इसका हिंदी हुआ कि वासव दत्ता। वासव दत्ता का यानी कौन, आसित यानी थी। तो वासव दत्ता कौन थी? याद रखिए कि वासव दत्ता जो थी वो कौन थी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। वासव दत्ता कौन थी? तो याद रखिएगा वत्स, वत्स राज की राजकुमारी या फिर राजपुत्री। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है पद्मावती। ठीक है, पद्मावती जो है वो का आसित, यानी इसका हिंदी हुआ कि पद्मावती, पद्मावती कौन थी? तो पद्मावती कौन थी? तो यह मगध राजकुमारी यानी मगध की राजकुमारी थी। ठीक है, पद्मावती कौन थी? तो मगध की राजकुमारी थी। ठीक है, पद्मावती कौन थी? मगध की राजकुमारी थी। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उदयन, उदयन, उदयन का आसित, यानी उदयन, उदयन कौन था? तो उदयन का आसित उदयन कौन था? तो उदयन जो है वह वत्स, वत्स राजा, यानी वत्स राज का, ठीक है, वत्स राज का राजा था। वत्स का, वत्स राज कहने का ही अर्थ हो जाएगा वत्स राज का राजा। ठीक है, वत्स का राजा। यहाँ से एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ से देखिएगा वासव दत्ता जो थी, वासव दत्ता, ये तो वत्स राजपुत्री दे रहा है। ठीक है ना, तो ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका ग हो जाएगा। ठीक है, अवंती राजपुत्री, अवंती राजपुत्री, यानी इसमें एक बार हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक नाम है, 3 नाम है। ठीक है ना, एक जो है वो कौन सा नाम है? तो सबसे पहले एक वासव दत्ता को हम लोग लेते हैं, वासव दत्ता। उसके बाद से फिर उदयन, उसके बाद से एक और हम लोग वासव दत्ता, उदयन, उसके बाद से पद्मावती। तीनों को समझ लीजिए। वासव दत्ता जो थी वह अवंती की राजकुमारी थी। कहाँ की? अवंती की राजपुत्री थी। ठीक है, उदयन कौन था? तो यह वत्स के राजा था, वत्स के राजा था। पद्मावती कौन थी? तो मगध की राजकुमारी थी। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिएगा। ये 5 क्वेश्चन संस्कृत का हुआ। उसके बाद हम लोग होम साइंस के जो है वो गृह विज्ञान, होम साइंस, होम साइंस के जो 5 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, 5 क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जन्म के समय नवजात शिशु को औसत भार, भार मतलब होता है वजन, क्या होता है? वजन। यानी जब जन्म होता है एक नवजात शिशु, किसे कहते हैं? कि नया जन्म लेने वाले बच्चे। ठीक है, तो एक जन्म लेने वाले बच्चा का, नवजात शिशु का जो भार होता है, वजन होता है, वह कितना होता है? तो 2.5 से 3.5 किलोग्राम। ठीक है, अगर इससे जो है वह ज्यादा कम होगा तो समझिए कि वह अस्वस्थ है। तो एक नवजात शिशु का जो जन्म भार होता है, जन्म के समय उसका भार होता है, वो कितना होता है? तो 2.5 से, यानी 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम उसका भार होता है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों के अस्थायी दांत कितने होते हैं? तो बच्चों के अस्थायी जो दांत है वह कितने, यानी अस्थायी को हम लोग कहते हैं दुधवा दांत। ठीक है ना, यानी दूध का दांत जो टूट जाते हैं और फिर दोबारा जो है जमते हैं। ठीक है, तो ये जो अस्थायी कहेगा तो 20। ठीक है, और अस्थायी अगर ऐसे दांतों की संख्या पूछेगा तो आपको कहिएगा 32। ठीक है, तो बच्चों के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो आप याद रखिएगा 20। कितने? 20। उसके बाद से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि नवजात शिशु, यानी जो नया नया जन्म लिया है बच्चा, तो नवजात शिशु एक दिन में कितना देर सोता है? तो याद रखिए कि नवजात शिशु एक दिन में जो 16 से 18 घंटा, कितना? 16 से 18 घंटा जो वह सोता हुआ है। तो होम साइंस में 3 क्वेश्चन देखे। सबसे पहले जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार कितना होता है? तो 2.5 से 3.5 किलोग्राम।
बच्चों के अस्थायी दांत कितने होते हैं? तो 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं। नवजात शिशु एक दिन में कितना देर सोता है? तो 16 से 18 घंटा। कितना? 16 से 18 घंटा। उसके बाद से कि गर्भ में, अब अगला चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है? तो याद रखिएगा 280 दिनों में। ठीक है। अगर माह कहेगा माह, तो 9 माह। उसके बाद से अगर दिन कहेगा दिन, तो 280 दिन। ठीक है। तो ये सब जो है आप याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन जो है कई बार करके जो पूछते रहता है। उसके बाद से अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। शिशु को जन्म के उपरांत, उपरांत मतलब होता है के बाद है। क्या होता है? बाद। ठीक है। तो शिशु को जन्म के बाद जो वह क्या देना चाहिए? तो माता का दूध, क्योंकि माता के दूध के अलावा उसे कुछ नहीं देना चाहिए। ठीक है। ये माता का दूध जो होता है वह रोगाणु से लड़ने की जो है क्षमता प्रदान करता है। तो होम साइंस का आपका 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंग्लिश। ठीक है ना। इंग्लिश का जो है वो 5 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है। आज के पार्ट 1 में तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि डैश वांट्स। ठीक है। डैश वांट्स यानी डैश वांट्स यानी चाहते हैं। टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ यानी इसका हिंदी हुआ कौन, ग्लैडली यानी खुशी पूर्वक। ठीक है। कौन खुशी पूर्वक, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। ठीक है ना। डेथ यानी मृत्यु को स्वीकार करना चाहते हैं। तो कौन खुशी पूर्वक मृत्यु को स्वीकार करना चाहते हैं? तो याद रखिएगा जॉन डन। कौन? जॉन डन। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है वो राइट आंसर होगा, जॉन डन। ठीक है। यानी यहाँ से क्वेश्चन आप निकालिएगा। फर्स्ट है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो आपके पोएट्री सेक्शन का पहला जो पोएम है वहां से क्वेश्चन दिया गया। डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ यानी कौन जो है डेथ को, मृत्यु को जो है खुशी पूर्वक स्वीकार करना चाहते हैं? तो जॉन डन। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन देखिए। जॉन डन इज ए डैश पोएट यानी जॉन डन जो है, जॉन डन, जॉन डन कैसा कवि है? तो याद रखिए जॉन डन जो मेटाफिजिकल, कौन सा? आध्यात्मिक। ठीक है ना। मेटाफिजिकल। जॉन डन जो कैसा कवि है? तो मेटाफिजिकल यानी वह एक आध्यात्मिक कवि है। ठीक है। यहाँ से तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ से नंबरिंग जो गलती हुई। तीसरा क्वेश्चन है डन यानी जॉन डन कंपेयर्स हिज जर्नी टू लाइफ टू दैट ऑफ द डैश यानी जॉन डन जो है वो अपनी यात्रा को, ठीक है, जॉन डन जो है वो अपनी यात्रा को, अपने जीवन की, ठीक है ना, लाइफ की यानी जीवन की यात्रा को किससे कंपेयर करते हैं? कंपेयर्स मतलब होता है तुलना, तुलना करना। ठीक है। तो जॉन डन जो है वह अपने जीवन की जर्नी को, लाइफ की जो यात्रा है उसकी तुलना जो है कंपेयर जो है वह डैश से करते हैं। बताइए किससे करते हैं? तो सन से। किससे करते हैं? सन से करते हैं। ठीक है। तो 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे कि डन स्टडी लॉ एंड रीड डैश यानी जो जॉन डन थे वो लॉ यानी कानून, कानून की पढ़ाई पढ़े थे। और वह किस चीज की पढ़ाई किए थे? तो वह जो थियोलॉजी, किसका? थियोलॉजी। थियोलॉजी मतलब होता है धर्मशास्त्र। क्या होता है? धर्म शास्त्र। तो जो जॉन डन थे वह लॉ एंड थियोलॉजी यानी कानून और धर्मशास्त्र की पढ़ाई जो है वह पढ़े हुए थे। 5वां नंबर क्वेश्चन, जॉन डन थिंग्स यानी जॉन डन सोचते हैं, मानते हैं, विचारते हैं कि डैट मतलब कि डैश इज सर्टेन। सर्टेन मतलब होता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित। और इज मतलब होता है। यानी जॉन डन सोचते हैं कि डैश इज सर्टेन यानी क्या जब वह निश्चित है? तो आप याद रखिएगा डेथ इज
सर्टेन, यानी वो मानते हैं कि जो मृत्यु है ना वह निश्चित है, कभी ना कभी मर जाना, इसलिए वह खुशी पूर्वक जो है मृत्यु को गले लगाना चाहते हैं। आपको यहाँ भी फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने देखे हैं, ठीक है, कि हु वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, तो जॉन डन, यानी कौन जो है वो खुशी खुशी जो है डेथ को स्वीकार करना चाहते हैं, तो जॉन डन। दूसरा क्वेश्चन, जॉन डन इज अ डैश पोएट, कैसा कवि है, तो मेटाफिजिकल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो डन है वो अपने लाइफ की यात्रा को, जीवन की यात्रा को कंपेयर करते हैं किसके साथ, तो सन के साथ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से डन स्टडी लॉ एंड रीड डैश, तो रीड जो है थियोलॉजी, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि जॉन डन थिंक्स डेट इज सर्टेन, तो क्या जो है निश्चित है, तो डेथ जो है निश्चित है, ठीक है। तो ये आपका आज हम लोग 7 सब्जेक्ट, यानी आपका जो 5 ही सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अगर जो नए स्टूडेंट होंगे तो ये सब आप जो है एक बार पढ़ लीजिएगा, ये जितने भी कुछ है इसको जो है आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यानी ये जो है आपका पार्ट 1 जो है आज हम लोग क्लियर कर लिए, ठीक है। पार्ट 1 में टोटल हम लोग 35 क्वेश्चन, अब आपका जो सब्जेक्ट होगा ना वो 5 ही सब्जेक्ट होगा, तो आपका 25 ही क्वेश्चन होगा, कितना, 25 क्वेश्चन ही होगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में पार्ट 2 में।